Okay, good morning. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, यस सर। पिछले क्लास में हमने ऑल्टरनेटिव प्रोटेक्शन चैप्टर को स्टार्ट किए थे, तो क्लास ऑलरेडी हो गए। सो प्रीवियस क्लास में शायद हमने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटर इसके बारे में डिस्कस किए थे, जिसको हम मार्च प्राइस सर्कुलेटिंग करंट स्कीम भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि मॉडिफाइड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर ऑल्टरनेटर, तो दो प्रोटेक्शन हमने देख लिए हैं। और आज देखेंगे हम स्टेटर इंटरटर्न प्रोटेक्शन। तो स्टेटर इंटरटर्न प्रोटेक्शन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट ऑल्टरनेटर का जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जैसे कि एक फॉल्ट हमारा था स्टेटर इंटरटर्न प्रोटेक्शन, स्टेटर इंटरटर्न फॉल्ट। स्टेटर इंटरटर्न फॉल्ट बेसिकली होता क्या है, एक ही फेज में हम जानते हैं कि वाइंडिंग के टर्न होते हैं, ठीक है। तो टर्न के बीच नेचुरली क्या होता है, इंसुलेशन रहता है। तो उस इंसुलेशन अगर किसी की तरह से ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, सेम फेज के अंदर वो जो टर्न होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो उस फॉल्ट को हम क्या कहेंगे, उस फॉल्ट को हम इंटरटर्न फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो इंटरटर्न फॉल्ट अगर हो जाएगा तो हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये जो इंटरटर्न फॉल्ट है, ये हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से इसको नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे कि हमने देखा कि फेस टू फेस एंड फेस टू ग्राउंड, ये दोनों फॉल्ट के लिए हमने मार्च वाइज सर्कुलेटिंग करंट स्कीम जो होता है वो अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरटर्न फॉल्ट के लिए उस प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं चलेगा। तो क्यों नहीं चलेगा, देखो एक्चुअली हमने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में देखा कि दोनों का इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट के बीच एक डिफरेंस होता था। तो उस डिफरेंस के वजह से रिले के अंदर करंट पास होता था, उसके वजह से रिले सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देता, ठीक है। वहां पर करंट का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम फेज के अंदर अगर इंटरटर्न फॉल्ट आ जाएगा, मान लो कि ये हमारा अल्टरनेटर का एक फेज का वाइंडिंग है, ओके। तो यहाँ पर इनकमिंग करंट मान लो कि I1, आउटगोइंग करंट मान लो कि I2। तो ये दोनों करंट तो सेम ही है, एक ही है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ टर्न के बीच का जो इंसुलेशन है, वो इंसुलेशन मान लो कि ब्रेक कर गया,
इंसुलेशन मान लो कि ब्रेक, तब भी यहाँ पर जो इनकमिंग करंट होगा, ठीक है, इसके वजह से करंट थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट यहाँ पर भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर करंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो जब करंट के बीच का कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस फॉल्ट को रोकने के लिए जो प्रोटेक्शन हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या क्या कहते हैं, स्टेटर इंटरटर्न प्रोटेक्शन, ठीक है। तो स्टेटर इंटरटर्न प्रोटेक्शन के लिए देखो, हमें एक सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि ये बेसिकली देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को दोनों भाग में हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो हम स्प्लिट करते हैं एंड स्प्लिट करके दोनों साइड में जो नंबर ऑफ टर्न है वो हम सेम ही रखते हैं। ये एक ही वाइंडिंग है, इसको हमने अब क्या है, यहां से मान लो कि आई करंट पास हो, तो आई करंट इस पॉइंट पे डिवाइड होके ब्रांच के थ्रू मान लो कि I1 पास हो रहा है, उस ब्रांच के थ्रू मान लो कि I2 करंट पास हो, ठीक है। अब ये I1 एंड I2 ये क्या है, ये एक्चुअली I डिवाइडेड बाई 2 हाफ, क्योंकि दोनों नंबर ऑफ टर्न सेम है, रेजिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पर ये दोनों करंट का वैल्यू क्या है, I5, मतलब क्या, ये जो करंट है दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों करंट सेम है, यहाँ पर दोनों करंट सेम, जब दोनों करंट सेम होगा तो यहाँ पर जो करंट ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाया जाता है उसका सेकेंडरी में क्या होता है, करंट इक्वल होने के वजह से नेट करंट वहां पर जीरो हो जाता है थ्रू रिले कॉइल। तो रिले कॉइल के अंदर कोई भी करंट पास नहीं होगा, जैसे कि हमने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में देखा है, जब दोनों साइड का करंट सेम रहता है तो रिले के अंदर कोई करंट पास नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट में करंट सेम है, इक्वल है। लेकिन जब भी दो साइड के जो करंट है इसके बीच अगर डिफरेंस आ जाएगा तब क्या होगा, तब उस डिफरेंस की वजह से एक करंट रिले के अंदर पास होता है, उसके वजह से रिले कॉइल ऑपरेट होता है एंड को ट्रिप कर देता है, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देता है, सर्किट ब्रेकर फॉल्ट 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 पोर्शन को आइसोलेट कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब तक करंट सेम रहेगा तब तक रिले के अंदर कोई भी करंट पास नहीं होगा। लेकिन मान लो कि इस साइड पे कुछ टर्न के अंदर फॉल्ट आ जाए, जब कुछ टर्न के अंदर अगर फॉल्ट आ जाएगा, इंडक्टेंस फॉल्ट होगा, तो क्या होगा, देखो वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन इस ब्रांच का जो करंट है, ब्रांच का करंट अब ये जो I2 है ये I2 चेंज हो जाएगा, I1 I2 में एक डिफरेंस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर करंट तो चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर इंपीडेंस जो है, इंपीडेंस यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो इंपीडेंस अगर चेंज हो जाएगा तो करंट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ब्रांच का जो करंट होगा, दोनों ब्रांच के करंट के बीच एक डिफरेंस आ जाएगा। जब डिफरेंस आ जाएगा तो यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, ठीक है, आगे जाके हम सर्किट डायग्राम को देखेंगे। यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, करंट ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में करंट का एक डिफरेंस आने की वजह से रिले कॉइल के थ्रू करंट पास हो जाएगा और रिले इसको ट्रिप कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली यही फंक्शन है। अब हम जो मेन सर्किट डायग्राम है, मेन सर्किट डायग्राम को थोड़ा ड्रॉ कर, ठीक है। तो
यहाँ पर current transformer, यहाँ पर भी 3 करंट है। इसमें करंट ट्रांसफार्मर है, ये क्या है, ये हमारा आरसी रिले कॉइल, ओके, है रिले कॉइल। एंड यहाँ पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्चुअली कॉइल, यहाँ पर कनेक्टेड है और यहाँ पर आर। ये तीनों फेज है, एक क्या है आर वाई, तीनों फेज का जो हम जो वाइंडिंग है उसको हमने कर दिया है, दोनों पार्टों में भाग कर, ठीक है। एक को हम S1 कहते हैं, एक को हम S2 कहते हैं, S1 S2, S1 S2, ओके। यहाँ पर जो देखो ये जो करंट ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर 3 करंट ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर 3 करंट ट्रांसफार्मर है। ये करंट ट्रांसफार्मर एक्चुअली क्या कर रहा है, यहाँ पर फेज टू फेज आरसी, ये जो करंट ट्रांसफार्मर और ये जो रिले कॉइल है यहाँ पर क्या काम कर रहा है, फेज टू फेज फॉल्ट प्रोटेक्शन देगा एंड फेज टू ग्राउंड, ओके। एंड यहाँ पर देखो हर एक फेज में करंट ट्रांसफार्मर, यहाँ पर भी करंट ट्रांसफार्मर लगाए हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट पाथ क्या है, एक्चुअली करंट ट्रांसफार्मर। तो हम क्या है,
ओके, एंड यहाँ पर क्या है, एक रिले कनेक्ट कर दिया है। ये जो करंट ट्रांसफार्मर में, करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में हमने यहाँ पर एक रिले को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इस रिले को हम R1 से डिनोट करते हैं, R1। यहाँ पर भी सेम केस होगा, R1। यहाँ पर भी करंट ट्रांसफार्मर, यहाँ पर क्या है, R1। ओके, तो बेसिकली ये हमारा सर्किट डायग्राम। ओके, देखो तीनों फेज है R, Y एंड तीनों फेज, हर एक फेज को हमने स्प्लिट कर दिया है, दोनों वाइंडिंग में बांट दिया है। यहाँ पर दोनों वाइंडिंग का जो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो सेम ही है, S1 S2 S1 S1 S2। ओके, एंड यहाँ पर देखो हर एक फेज के लाइन पे दो साइड पे क्या किया हमने, करंट ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ये हमें क्या देगा, ये करंट ट्रांसफार्मर और ये जो रेजिस्टेंस है ये हमें फेज टू फेज फॉल्ट एंड फेज टू ग्राउंड फॉल्ट देगा। देखो यहाँ से देखो, ये डायग्राम को देख के क्या डायग्राम को देख के क्या मालूम पड़ रहा है, जैसे कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हमने देखा था कि हर एक लाइन के दोनों एंड साइड पे हमने करंट ट्रांसफार्मर दिया था एंड उसके साथ हमने रिले को जोड़ दिया था। तो ये क्या बेसिकली क्या करता है, फेज टू फेज एंड फेज टू ग्राउंड फॉल्ट प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन। ठीक है, लेकिन ये वाला जो हमारा जो रिले है इसका काम क्या है, बेसिकली इंटर टर्न प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा। देखो दोनों साइड पे हर एक फेज का जो दो दो वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग के ऊपर हमने करंट ट्रांसफार्मर को लगा दिया है। यहाँ पर देखो करंट ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर देखो दो करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, और करंट ट्रांसफार्मर हम जानते हैं बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है क्योंकि ये करंट को प्राइमरी से सेकेंडरी में रिड्यूस करता है। ठीक है, करंट रिड्यूस होगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर। अब देखो इसके साथ हमने एक रिले को यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है, ये रिले क्या है, R1। R1 प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट। ओके, R1 प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, देखो जब भी नॉर्मल करंट, मान लो कि यहाँ पर कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी इंटरनल फॉल्ट नहीं, तो मैंने यहाँ पर देखो बताया था कि दोनों का जो करंट होगा, ये जो करंट है इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों ब्रांच। ओके, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो करंट ट्रांसफार्मर लगा है और इसके साथ हमने रिले को कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर एक वाइंडिंग यहाँ पर मान लो कि S2 के जो वाइंडिंग है वहां पर इंटरनल फॉल्ट हो गया, इंटरनल फॉल्ट हो गया। जब इंटरनल फॉल्ट होगा तो S2 ब्रांच का जो करंट है वो करंट, अब मान लो यहाँ पर इस सिचुएशन में मान लो यहाँ पर जो करंट है I1 डैश है, यहाँ पर I2 डैश है, जब फॉल्ट की कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पर अगर ऐसा होगा, दोनों ब्रांच का जो करंट है डिफरेंस आ जाएगा, I1 डैश, मतलब कि इसके वजह से करंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड में करंट का एक डिफरेंस आ जाएगा। जब फॉल्ट नहीं था तो दोनों साइड का करंट इक्वल था, दोनों करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड पे हर एक पॉइंट पे करंट इक्वल होगा। तो जब हर एक पॉइंट पे करंट इक्वल होगा तो रिले कॉइल के थ्रू कोई करंट पास होगा, नहीं पास होगा। लेकिन जब भी यहाँ पर फॉल्ट आ जाएगा तो दोनों ब्रांच का करंट के बीच एक डिफरेंस आ जाएगा। इसके वजह से S1, ये तो S1 है, S1 का जो करंट ट्रांसफार्मर है इसके सेकेंडरी साइड का करंट और S2 का जो करंट ट्रांसफार्मर है इसके सेकेंडरी साइड के करंट के बीच एक डिफरेंस आ जाएगा। ये मान लो कि अब I1 डैश, ये मान लो कि दोनों करंट के बीच एक डिफरेंस आ जाएगा। उसके वजह से क्या होगा, ये जो रिले कॉइल है R1, रिले कॉइल के थ्रू करंट पास होगा। तो रिले कॉइल के थ्रू जब करंट पास होगा तब यहाँ पर क्या होगा, ये रिले कॉइल ऑपरेट हो जाएगा, रिले कॉइल एनर्जाइज्ड हो जाएगा। रिले कॉइल जब एनर्जाइज्ड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देगा और सर्किट ब्रेकर को क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा, सर्किट ब्रेकर
स्ट्रिप कर देगा, ठीक है, मतलब के अनहेल्दी पोर्शन को हेल्दी पोर्शन से आइसोलेट कर देगा, ऑल्टरनेटर को क्या करेगा, सिस्टम से आइसोलेट कर देगा। सो बेसिकली इंटरटर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन ऐसा ही होता है, इसका सर्किट डायग्राम है। जैसे कि मार्च प्राइस प्रोटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोटेक्शन है अल्टरनेटर का, लेकिन हम जानते हैं मार्च प्राइस प्रोटेक्शन सिर्फ क्या करता है, फेज टू फेज फॉल्ट का प्रोटेक्शन देता है, हम जानते हैं, एंड फेज टू ग्राउंड का प्रोटेक्शन, ये हमने देखा था। लेकिन वहां पर जो हमने बताया था कि 10% प्रोटेक्शन मार्च प्राइस में 10% वाइंडिंग का प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते हम, इसके लिए हमने उसको थोड़ा मॉडिफाइड कर, उस प्रोटेक्शन सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया था, और वो जो मॉडिफाइड सिस्टम था उसका नाम क्या था, मॉडिफाइड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर अल्टरनेटर। तो वहां पर हमने क्या किया था, एक अलग से एक आर्थ रिले को जोड़ दिया था नॉर्मल रिले के साथ, ठीक है, नॉर्मल रिले के साथ एक आर्थ रिले को जोड़ दिया था, क्योंकि उसी से ही क्या होता है, अल्फॉल्ट करंट जो वो 10% जो वाइंडिंग है वहां से जो मिनिमम करंट है अर्थ रिले के अंदर पास होने के वजह से अर्थ रिले उसको टिप कर देता है। तो यही डिफरेंशियल प्रोटेक्शन था। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, स्टेटर इंटरटर्न जो प्रोटेक्शन है, में हम फेज टू ग्राउंड एंड फेज टू फेज फॉल्ट को यहाँ पर देखो, फेज टू फेज एंड फेज टू ग्राउंड इसको भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, एंड स्टेटर का जो इंटर टर्न जो फॉल्ट होगा तो भी ये R1 प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक डिफरेंस है। अगर पूछा जाएगा आरसी का क्या काम है, आरसी एक्चुअली क्या कर रहा है, ये तीनों जो रिले है और ये जो करंट ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, इसका काम है फेस टू फेज एंड फेस टू ग्राउंड फॉल्ट को प्रोटेक्शन देना। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो R1 रिले, तो फेज में जो R1 रिले करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू यहाँ पर कनेक्टेड है, इसका काम है इंटर टर्न प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करना। ओके, तो बेसिकली ये हो गया हमारा इंटर टर्न प्रोटेक्शन। ओके, अब यहां से कुछ न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे कि मार्च प्राइस प्रोटेक्शन एंड स्टेटर इंटरटर्न प्रोटेक्शन। तो स्टेटर इंटरटर्न प्रोटेक्शन से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता है, न्यूमेरिकल बेसिकली मार्च प्राइस जो प्रोटेक्शन होता है, मार्च प्राइस प्रोटेक्शन से ज्यादातर एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। ओके, तो हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, are connected three-phase 10 MVA 6.6 kilovolt alternator has a per phase reactance of 10%. Okay, it is protected. It is protected. यहाँ पर क्या है, एक स्टार कनेक्टेड 3 फेज 10 MVA 6.6 kV अल्टरनेटर है, जिसका पर फेज रिएक्टेंस है कितना है, 10% है, और it is protected by March price circulating current principle, by March price circulating current principle, okay, which is
set to operate for fault current. Correct. Not less than 175 ampere. Okay. It is protected by March price circulating current principle, which is said to operate for fault current not less than 175 एम्पियर करंट के नीचे ये ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, 175 एम्पियर से ही ये ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एंड अच्छा, सो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कैलकुलेट द वैल्यू of earthing resistance to be provided in order to ensure that only %10 of the alternator winding remains unprotected. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल आएगा तो इसी तरह का न्यूमेरिकल ही एग्जाम में आएगा, तो इसको अच्छी तरह से समझो। देखो यहाँ पर क्या है, स्टार कनेक्टेड 3 फेज 10 MVA 6.6 kV alternator has a per phase reactance of 10%। पर फेज रिएक्टेंस यहाँ पर परसेंटेज में दिया गया है। ठीक है, हमने जब सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन किया थे, सिमेट्रिकल फॉल्ट में हमने देखा था परसेंटेज रिएक्टेंस को क्यों हम उसको कंसीडर करते हैं। ट्रांसफार्मर में अल्टरनेटर में परसेंटेज रिएक्टेंस को, या फिर ट्रांसफार्मर का परसेंटेज रिएक्टेंस हो, या फिर लाइन का परसेंटेज रिएक्टेंस हो, उसको क्यों कंसीडर करते हैं ये हमने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज में इसका वैल्यू दिया गया है एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय मार्च प्राइस सर्कुलेटिंग करंट प्रिंसिपल व्हिच इज सेड टू ऑपरेट फॉर फॉल्ट करंट नॉट लेस देन 175। ठीक है, ये कंडीशन है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अर्थिंग रेजिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड। हम जानते हैं कि वहां पे थ्रू न्यूट्रल हम एक अर्थिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, जैसे कि पिछले क्लास में हमने जब मार्च प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम को जब स्टडी किए थे तब भी सर्किट डायग्राम में हमने दिखाया था कि वहां पर देखो एक वहां पर क्या है, एक अर्थिंग रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया था। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ओनली 10% ऑफ द अल्टरनेटर वाइंडिंग रिमेन्स अनप्रोटेक्टेड। तो वहां पर हमें कंसीडर करना होगा कि 10% वाइंडिंग का 10% जो वाइंडिंग है वो अनप्रोटेक्टेड है, तब अर्थिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा सर्किट को छोटा करके यहाँ पर ड्रॉ करें। मान लो कि ये ऑल्टरनेटर का 3 फेज वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड। ठीक है, स्टार कनेक्टेड, और हम जानते बेसिकली ऑल्टरनेटर का जो ऑल्टरनेटर के स्टेटर में जो वाइंडिंग होता है, जो आर्मेचर होता है, वो बेसिकली स्टार कनेक्शन ही वहां पर दिया जाता है। ठीक है, इसका रीजन मैंने बताया था क्यों स्टार कनेक्शन यहाँ पर दिया जाता है। तो ये बेसिकली स्टार कनेक्टेड है, ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग। अब
यहाँ से मान लो कि 10% अनप्रोटेक्टेड है, 10% यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड कितना है 10%। ओके, एंड थ्रू न्यूट्रल यहाँ पर एक आर्थिंग रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं। ये क्या है, ये हमारा आर्थिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आर्थिंग रेजिस्टेंस है। इसका वैल्यू मान लो कि ऑल आर, यहाँ से डॉटेड लाइन को हम draw करते हैं। अब देखो, लेट आर ओम बी द अर्थिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, आर क्या है, ये हमारा अर्थिंग रेजिस्टेंस है, ठीक है, रिक्वायर्ड टू लीव कितना 10% ऑफ द वाइंडिंग unprotected, okay, unprotected कितना है 10%। दैट मीन्स मान लो कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये ए है एंड ये पॉइंट हमारा एन है। सो कितना पोर्शन एन, ठीक है, एन है पोर्शन अनप्रोटेक्टेड, ओके। एंड अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज पर फेज, फेज वोल्टेज को यहाँ पर हमें पहले निकालना होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज पर फेज VPH, तो VPH क्या होगा, ये जो वोल्टेज यहाँ पर दिया गया है ये एक्चुअली क्या है, कौन सा वोल्टेज है, लाइन के है कि ये फेज वोल्टेज है। यहाँ पर जो वोल्टेज दिया गया है ये बेसिकली हमारा क्या है, लाइन वोल्टेज को फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज क्या होता है, VL बाय √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर VL का वैल्यू जो है कितना है 6.6 किलो वोल्ट, तो किलो वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट कर दो। कौन है, नहीं थी कि टेलीग्राम में किसका माइक ऑन है, ठीक है। सो 6.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय √। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, कैलकुलेट करो। सर 3.81 किलो वोल्ट। 3 वोल्ट में बताओ, 3.81, तो 3810 ये हो गया हमारा फेज वोल्टेज का वैल्यू, ओके। अब फुल लोड करंट कितना होगा, फुल लोड करंट का जो वैल्यू है उसको निकालो। फुल लोड करंट कितना आएगा, देखो यहाँ पर पावर रेटिंग दिया गया है, कितना पावर है 10 मेगावोल्ट एम्पियर, तो 10 पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज, वही तो हमारा करंट होता है। तो पावर यहाँ पर कितना है 10 मेगावोल्ट, तो 10 मेगावोल्ट को 10 मेगावोल्ट एम्पियर, इसको वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट करो, तो 10 मेगावोल्ट, मेगा मतलब 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 डिवाइडेड बाय, तो 3 फेज है इसलिए √3 इंटू 6.6 इंटू, तो फिर
किलो वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 10⁻3। ओके, तो ये हो गया हमारा करंट का वैल्यू। इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। सर 874.7 75 एम्पियर। 875 एम्पियर। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू फुल लोड करंट का वैल्यू। अभी 1 मिनट बचा है, कट जाए तो फिर 5 मिनट बाद ज्वाइन कर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा फेज वोल्टेज कितना आ रहा है। फेज वोल्टेज हमारा 3810 वोल्ट, ठीक है।